टेक्निकल मैथमेटिक्स की श्रृंखला में मैं आपको स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पावर सेट के बारे में, उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। और आज इससे अगला जो टॉपिक है वो है समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय क्या होता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझोगे। समष्टि समुच्चय, इसे सार्वत्रिक समुच्चय भी बोलते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। एक बात बहुत ध्यान से समझना, यूनिवर्सल सेट होता क्या है। देखो, या तो सबसे ज्यादा छोटा हो उसकी गणना पहले हो जाती है, या फिर सबसे ज्यादा बड़ा हो उसकी गणना पहले की जाती है। या आप सभी जानते हो कि या तो सबसे ज्यादा बेकार व्यक्ति हो वो फेमस हो जाता है, या सबसे ज्यादा अच्छा हो वो फेमस हो जाता है। बीच वाले सभी कैसे रहते हैं। ऐसे ही यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सेट सबसे बड़ा है, इसको एक स्पेशल नोटेशन दिया गया है जिसे हम कहते हैं यू। और एक स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, वो सबसे छोटा था, उसे एक नोटेशन दिया गया था जिसे कहते हैं फाई। याद रखिए कि सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। हम अगर ये कहें कि किसी निश्चित संदर्भ में, इस बात को लिख लीजिएगा, किसी निश्चित संदर्भ में उपस्थित सभी समुच्चय, जिस निश्चित समुच्चय के, देखो मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझें। एक तो निश्चित संदर्भ है, उसके अंतर्गत जितने भी समुच्चय आते हैं वो सभी समुच्चय एक ऐसे समुच्चय के उप समुच्चय हैं जो सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है उसी को हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसकी सीधी डेफिनेशन आप लोग लिखोगे तो लिखो, एक ऐसा निश्चित समुच्चय जिसके निश्चित संदर्भ में आने वाले सभी समुच्चय उप समुच्चय होते हैं, वह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नोटेशन कैपिटल लेटर में ही होता है। तो ये जो सेट है कैपिटल यू, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, तो एग्जांपल क्या होगा। एक हमने सेट ले लिया ए, इस सेट में हमने ये कहा कि x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज। हमने ये कह दिया कि x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा हमने एक सेट लिया, इसमें b हमने ये शो किया, इसे हमने कहा x सच दैट x एक समकोण त्रिभुज। क्या कहा हमने, एक समकोण त्रिभुज। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि ये समकोण त्रिभुजों का सेट हो गया, ये समबाहु त्रिभुज का सेट हो गया। तो ये दोनों सेट किस सेट के लिए सबसेट बन जाएंगे। तो हम लिखें, एक हमने u लिख दिया, इस u को हमने क्या लिखा कि x सच दैट x समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ समबाहु समबाहु है, इसमें समकोण समकोण है, और इसमें सारे के सारे त्रिभुज हैं। तो देखो, जब इसमें सारे त्रिभुज हो जाएंगे तो ये भी इसके अंदर आएंगे, ये भी इसके अंदर आएंगे। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि A जो है वो भी सबसेट होगा इसका, B है वो भी सबसेट होगा इसका, और U क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सार्वत्रिक समुच्चय को पहचानते हैं, क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय। नेक्स्ट हम बात करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय के बाद में किसकी, समुच्चयों का पूरक। किसकी बात करेंगे, समुच्चयों का पूरक। क्या होता है समुच्चयों का पूरक, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, डी मॉर्गन के लॉ भी है इस पर आधारित। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझोगे। समुच्चयों का पूरक
तो अब देखिएगा बहुत ध्यान से कि समुच्चयों का पूरक क्या होता है। समुच्चयों का पूरक, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, बहुत ध्यान से समझना है कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। हम कहेंगे किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होगा जो कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को घटाने पर मिलता है। मैंने घटाना बता ही दिया, तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से पहले आप इसे समझ लीजिए कि क्या होता है पूरक सेट। इसे ए डैश से दिखाते हैं, सबसे पहला इतना ध्यान रखें, पूरक को किससे दर्शाते हैं, ए डैश से, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू जो होता है वो होता है यू माइनस ए। इस बात को बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा। ए डैश से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं पर इसे इस प्रकार से दिखा दिया जाता है, या और अगर कुछ किताबों में देखोगे तो वहां पर इसे दिखाया गया है ए टी बना करके। तो यहाँ बहुत ध्यान से समझने की बात है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं उसे यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे। तो अब यहाँ पर एग्जांपल है, इसे ध्यान से देखो। सेट हमने ए ले लिया, ए है 1 2 3 4, और हमने यू है वो इस प्रकार से लिया है 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक। अब बहुत ध्यान से देखना कि u है, इसमें 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट हैं, यहाँ 1 2 3 4 केवल इतने ही हैं। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि a डैश फाइंड करवा रहा है हमसे। ये कहे कि यदि a इज इक्वल टू दे तथा u इतना है तो a डैश ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे a डैश, मैंने अभी अभी बताया है u माइनस a। तो u माइनस a, u कितना है 0 1 2 3 9 तक, माइनस a कितना है 1 2 3 4। अब इसमें से इसे हम घटाएंगे तो क्या आएगा, मैंने बताया था कि किसी भी सेट को घटाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि पहले वाले सेट में से उन सारे एलिमेंट को घटा देते हैं जो कि पहले और दूसरे सेट के इंटरसेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 0। देखो 1 तो इसमें है तो 1 तो बचेगा नहीं, 2 भी नहीं बचेगा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, तो यहाँ क्या आएगा 5 6 7 8 9। तो ये आ गया a डैश। समझ में आया, आसान काम है। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं कि a डैश कैसे निकालेंगे। तो क्लियर है ये बात। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हमें देखना है कि क्या होगा, डी मॉर्गन के नियम। तो डी मॉर्गन के नियम पर बेस्ड बातें आप लोग ध्यान रखोगे। देखो वैज्ञानिक थे डी मॉर्गन, उन्होंने ड्युअलिटी सिद्धांत दिया था। ड्युअलिटी सिद्धांत आप लोग समझते हो, द्वैतता का नियम बोलते हैं इसे हिंदी में। तो आप लोग लिखिएगा डी मॉर्गन के नियम, डी मॉर्गन के नियम। डी मॉर्गन के नियम, या फिर इन्हें हम बोल देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। देखो डी मॉर्गन ने क्या बताया था कि यदि हम किसी एक सेट पर ड्युअलिटी प्रिंसिपल लगाएंगे तो उसका रिवर्स भी डिफाइन होता है। जैसे उन्होंने बताया कि ए यूनियन बी का अगर हम डैश लिखेंगे तो ये जो होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होगा। हमने इस पर डैश लगाया तो यहाँ इंटरसेक्शन हो गया जब डैश को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेकेंड लॉ इन्होंने बताया वो ये था कि ए इंटरसेक्शन बी का जब हम डैश निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। अब ये तो दोनों प्रिंसिपल उन्होंने दिए, फिर उन्होंने क्या बताया कि इन दोनों को जब कभी भी हम यूज करेंगे तो ये बुलियन अलजेब्रा में भी सेटिस्फाई होंगे।
ये आपके सिलेबस में नहीं है बुलियन अलजेब्रा, अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो उसमें आता है। तो ये बुलियन अलजेब्रा में भी दोनों रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना बुलियन अलजेब्रा कर पाना आसान नहीं होता। तो ये डी मॉर्गन के नियम है। अब इसके बाद में आप लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी, ये बात बहुत ध्यान से रखो अपने मन में कि जितनी भी बातें हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी रिवाइज करते रहना है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल को कैसे डिफाइन करते हैं। अंतराल, इंटरवल। देखो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को ही हम कंटिन्यूअस सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट। अभी तक जो हमने पहले सेट पढ़े थे वो कैसे थे, डिस्क्रीट सेट थे। बात समझ पा रहे हो। डिस्क्रीट सेट और कंटिन्यूअस सेट में आप लोगों को डिफरेंस पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। डिस्क्रीट सेट में हम कॉमा लगा लगा करके लिख सकते थे, लेकिन कंटिन्यूअस सेट में हम ऐसा नहीं लिख सकते। बहुत ध्यान से समझो। इंटरवल 4 टाइप में होते हैं। कौन कौन से, आप लोग इसे ध्यान से समझोगे। पहला होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसे हम बोलते हैं खुला अंतराल, या इसे विवृत अंतराल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विवृत अंतराल। दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल, इसे बंद अंतराल बोला जाता है, या समृद्ध अंतराल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, समृद्ध अंतराल। थर्ड होता है सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल, तो इसे हम बोलते हैं अर्ध खुला बंद अंतराल, अर्ध खुला बंद अंतराल। चौथा जो होता है वो होता है सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये क्या होता है, अर्ध बंद खुला अंतराल। इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि ये है क्या। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कहां पर ब्रैकेट कैसा लगाना है। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस पर बेस्ड बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इक्वेशंस के सेट, सॉल्यूशन सेट बनाए जाते हैं, बायनोमियल थ्योरम में भी इसका यूज होता है। दैट इज मैथमेटिक्स के लगभग 80% टॉपिक्स में आंसर इस फॉर्म में भी मांगा जा सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा बंद लगेगा, कौन सा खुला लगेगा, ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो देखो ये खुला अंतराल होता है, इसमें क्या होता है कि ये रियल लाइन है। रियल लाइन में ए और बी कोई नंबर हमने इस प्रकार से ले लिए। ए जो है वो बी से बड़ा है और एक्स कोई ऐसा नंबर है जो बी और ए के बीच में आता है। तो हम ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है a कॉमा b। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट से भी हम ओपन इंटरवल को ही शो करते हैं। और क्या हो सकता है, इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a कॉमा b, यानी कि कैपिटल ब्रैकेट को हम उल्टा करके लगाएंगे तो ये भी ओपन इंटरवल को ही
शो करता है। रियल लाइन पर हम इसे जब शो करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम ब्लैंक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। ये सर्किल है, सर्किल तो वैसे भी खाली होता है बीच में। अब यहाँ पर भी हमने ये सर्किल बना दिया। इससे ये शो होता है कि इसके बीच के जो नंबर हैं वो तो सभी x की वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन जो a और v हैं वो कभी भी x की वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि जो x है वो a के इक्वल नहीं हो सकता और ना ही वो b के इक्वल हो सकता। इनके बीच में चाहे कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसे लिखने के टाइप इतने हैं और रियल लाइन पे इस ब्रैकेट को लगा के भी शो कर देते हैं। यहाँ पर ये जो सर्किल बने हुए हैं इस जगह पर इस प्रकार से भी हम शो कर देते हैं। अब यहाँ पर बंद अंतराल की बात करेंगे तो बंद अंतराल में क्या होता है कि जो x है वो b से छोटा होता है या बराबर भी हो सकता है इसके। ऐसे ही a से ये बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा। यानी कि a लेस देन और इक्वल x और x लेस देन और इक्वल v। तो हम कहेंगे इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने के लिए कैपिटल ब्रैकेट का यूज किया जाता है a, b। यानी कि जब सम्मिलित हो सकता है, यानी x की वैल्यू एंड पॉइंट के इक्वल भी हो सकती है, तो उस समय पर हम ये कैपिटल ब्रैकेट लगा करके शो करते हैं। और जब एंड पॉइंट के इक्वल नहीं हो सकती तो वहां पर हम इसे स्मॉल ब्रैकेट लगा करके शो करते हैं। इसे रियल लाइन पर किस प्रकार से शो करेंगे, रियल लाइन पर देखो ऐसे शो करेंगे इसे। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। अब a और b भी इक्वल हो सकते हैं तो हम यहाँ पर जो सर्किल बनाते हैं वो डार्क बनाते हैं, यानी कि ये डिस्क जैसा होता है। ये इसके बीच के भी नंबर आ सकते हैं और एंड पॉइंट भी इक्वल हो सकते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये ब्लैंक सर्किल है और यहाँ पर ये ठोस है, ये समझो। अब यहाँ अर्ध खुला बंद अंतराल, तो देखो पहले खुला है बाद में बंद है। सेमी, सेमी का मतलब होता है आधा, तो यहाँ पर आधा तो ओपन है और आधा क्लोज्ड है। तो कैसे लिखेंगे कि x ओपन है यानी कि पहला a से बड़ा है, क्लोज्ड है तो b के इक्वल भी हो सकता है और b से लेस भी होगा। तो यहाँ पर हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, b। अब देखो इस पे ब्रैकेट कैसा लगाया जाएगा, ओपन है तो ओपन वाला ब्रैकेट या तो ये होगा या ये होगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट हम ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ये ले लिया, लेकिन b पर क्लोज है, क्लोज पर ऑलवेज लार्ज ब्रैकेट ही आएगा। या हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर इस प्रकार का ब्रैकेट यूज कर देंगे। देखो ये यहाँ पर इस प्रकार से चल रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा a, b। इसे रियल लाइन पर शो करेंगे तो रियल लाइन पर शो करने के लिए देखो यहाँ पर ये a पॉइंट है, यहाँ पर b है। अब ध्यान से देखो कि a पर जो सर्किल बनेगा वो ब्लैंक बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगी, डिस्क। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x की वैल्यू है वो b के इक्वल हो सकती है बट a के इक्वल कभी नहीं हो सकती, a और b के बीच में हो सकती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब फोर्थ है, यहाँ पर मैं लाइन खींच दे रहा हूँ जिससे क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर देखो सेमी क्लोज, क्लोज पहले आ रहा है तो हम कहेंगे कि x a के इक्वल हो सकता है और b से सदैव लेस देन ही होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इक्वल भी शो कर रहा है, तो a, b। अब b ओपन है, ओपन में मैंने बताया था कि या तो ये ब्रैकेट लगेगा या ये वाला लगेगा। तो हम कैसे शो करेंगे, ये होगा या x बिलोंग्स टू a, b। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और रियल लाइन पर कैसे शो करेंगे, यहाँ पर हमने b ले लिया, यहाँ पर a ले लिया, तो जिसके इक्वल है उस पर सर्किल की जगह डिस्क बनेगी और जहां पर ओपन है वहां पर सर्किल बनेगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बीच की सारी वैल्यू x की हो सकती हैं लेकिन b कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये इंटरनल आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से नोट
नोट करिए। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में जो लेंगे वो लेंगे वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से हम फॉर्मूले भी प्रूफ करेंगे। वेन डायग्राम और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बदतमीज है ना।